हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D और लास्ट क्लास में हम ग्राफ्स को कंप्लीट कर चुके थे। तो आई होप जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे ग्रेविटी की ओर। हेडिंग डालिए बेटा। ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है बेटा? ग्रेविटी जिस फोर्स से कोई भी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, जैसे बेटा मार्कर है, इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे आ रहा है। इसको मैंने नीचे फेंका नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको मैं जस्ट रिलीज कर रहा हूँ। रिलीज माने इसको सिर्फ छोड़ रहा हूँ और ये नीचे आया। तो ये कौन सी फोर्स इसको नीचे ला रही है? जो फोर्स इसे नीचे ला रही है वो है ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण भी इसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पता हो तो ग्रेविटी। और ये किसकी है? ग्रेविटी है अर्थ की। तो जितने प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। तो जो फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या प्लैनेट जो बॉडीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिस फोर्स से खींच रहे हैं उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और यही कॉन्सेप्ट होता है ग्रेविटी। तो इसके बारे में लिखते हैं हम। इसके बारे में हम जानते हैं क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी फोर्स से खींचता है और ग्रेविटी आती कैसी है? ये मान लीजिए कोई प्लेनेट है, आप सपोज कर लीजिए प्लेनेट मान लेते हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है m। और दूसरी कोई बॉडी है, ये स्मॉल m, ये कोई बॉडी है और ये सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत नजदीक है। नजदीक माने समझ लो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर, ठीक। तो ये फोर्स बेटा क्या आएगी? जी तो जी है। जी क्या है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हो गया जी बेटा हमारा। m1 क्या है? m1 हो जाएगा प्लेनेट का मास कैपिटल M, m2 क्या है? बॉडी का मास स्मॉल m, और इनके बीच में जो दूरी है वो है आर स्क्वेयर। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे m क्या, फिर से बता देते हैं। m है मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल m है मास ऑफ बॉडी, आर है रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। तीनों टर्म्स क्लियर है? तो ये जो फोर्स होती है, ये होती है फोर्स बेटा, कौन सी फोर्स होती है? फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेनेट ऑन, प्लेनेट भी ले सकते हो, अभी हम अर्थ के लिए कर देंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, प्लेनेट रखते हैं। प्लेनेट ऑन बॉडी। तो बेटा कोई बॉडी है, ठीक, जैसे हम ही लोग हैं, हम पे कितनी फोर्स लगा रही है अर्थ? कितनी फोर्स लगा रही है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इतनी फोर्स लगा रही है बेटा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स मुझ पे लग रही है, ठीक है। यही फोर्स इस मार्कर पे लग रही है, ठीक है। जिसमें जी क्या है? कांस्टेंट, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। आपको पता होगा, अभी हम जानेंगे, अभी हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उतना, बस समझना है आपको, ठीक है बेटा। मैंने ये आर रेडियस ऑफ अर्थ क्यों लिया है? आपको पता है हमारे अर्थ का रेडियस क्या है, मतलब प्लेनेट का? वैसे अर्थ के लिए जानते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब इतना रेडियस है, और हम जो ग्रेविटी देखते हैं वो सरफेस क्या होता है, बॉडी जो होती है क्या है वो? बॉडी जो होती है बेटा नियर टू सरफेस होती है। क्या होती है? नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ या प्लेनेट। अब आप मेरी बात समझिए, यहां मैंने आर क्यों लिया? आर प्लस एच हाइट क्यों नहीं ली? ये हो गया इसका रेडियस, ठीक, और ये बॉडी कुछ ऊपर है, मान लो एच हाइट, दिख रहा है? क्यों नहीं लिया? अब बेटा अर्थ हमेशा जब भी हम फोर्सेस निकालते हैं तो बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो बेटा जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो जो दो बॉडीज है इनके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। मतलब डिस्टेंस कहां से लेंगे? इसके सेंटर, प्लेनेट के सेंटर, और बॉडी का सेंटर, तो बॉडी छोटी सी है तो वही होगी। हमें ये दूरी चाहिए, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है रेडियस अर्थ का। अगर मैं इससे 2 किलोमीटर ऊपर आ जाऊं तो क्या हो जाएगी दूरी उसके सेंटर से? 6400 टू 5 किलोमीटर आ जाओ, 6405, 10 किलोमीटर 6410। हम ज्यादा से ज्यादा कितने ही ऊपर जा सकते हैं बेटा? आपको क्लियर हो रहा है ना? हम कितने ही ऊपर जा सकते हैं। तो वो जो दूरी होगी, वो जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस एच होगा। क्या होगा वो? आर प्लस एच होगा।
लेकिन वो अप्रोक्स जाके क्या ही हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। अब 6400 में आप 10 किलोमीटर ऐड कर दो, कितना ही हो जाएगा, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। 6400 10, अगर आप देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट हम जानते हैं 8848 मीटर, 8.8 किलोमीटर होती है माउंट एवरेस्ट की हाइट। अगर आप सोचिए आप माउंट एवरेस्ट की हाइट पे भी जा रहे हैं तो वो भी बेटा 6400, रेडियस ऑफ अर्थ कहीं लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है, 8800 मीटर, जो कि 8.8 किलोमीटर होती है, ठीक है। 6400 पे हो और आप 8.8 किलोमीटर, मान लो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जाके देखते हो, तो आपकी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6400 से 6408, ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आर ले रहे हैं, ना कि आर प्लस एच। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि एच बहुत स्मॉल है, एच क्या है, वेरी स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, आर के। एच वेरी स्मॉल है, इसलिए हम इसको आर मान लेते हैं। 6400 किलोमीटर ऊपर तो जाने नहीं, फिर हम अगर जैसे फर्क पड़ रहा है तो ज्यादा पड़े, जैसे 1000 किलोमीटर या 500, जब ज्यादा हाइट्स होंगी 500 किलोमीटर, तब बेटा फर्क पड़ेगा। और आपको पता भी होगा, तब हम फिर फॉर्मुलास चेंज कर लेते हैं, हम ग्रेविटेशनल में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ही, रोटेशन के बाद आएगा लास्ट में ग्रेविटेशन मैकेनिक्स के, तब हम जानेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ग्रेविटी क्या है बेटा, टेंडेंसी ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट की टेंडेंसी बॉडी को अपनी तरफ खींचने की, और वो क्यों खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो कितनी फोर्स से खींच रही है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स लगती है बेटा, ठीक है। अब आगे जानते हैं हम एक चीज और, अब लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छे से लिखिएगा, मतलब जगह है वैसे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से लिखिएगा। अब देखिए, अगर मुझे कोई चीज खींच रही है, कोई चीज फोर्स दे रही है, तो मेरे अंदर एक्सेलरेशन भी आएगी, क्यों, F फिजिकल टू ma, आपने रिलेशन तो सुना ही होगा न्यूटन का सेकंड लॉ में, फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इस मार्कर को फोर्स दे रहा हूं, तो मैं जो फोर्स दे रहा हूं वो इसके मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होगा ना, तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं, एक तरीके से मैं इस मार्कर की एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं। तो बेटा जैसे आप कभी छत से कोई चीज फेंकते हो, फेंकते हैं ना हम लोग, जैसे 5th फ्लोर या 4th फ्लोर से मार्कर छोड़ दे या पत्थर छोड़ दे, तो उसके नीचे आने की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो उसकी स्पीड कौन बढ़ा रहा है, कौन सी फोर्स बढ़ा रही है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बेटा ये जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या करता है, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ाता है। तो मान लो सेम वही केस लेते हैं, इस बॉडी को हमने नीचे छोड़ दिया, आप समझ रहे हो, सेम केस, तो इस बॉडी पे फोर्स होगी कितनी बताइए। तो फोर्स तो लग रही है बेटा, वो लग रही है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, सही लिखा, यही फोर्स लगेगी इस बॉडी पे। मान लीजिए मैं इस बॉडी को छत से फेंक रहा हूं, तो इस बॉडी पे क्या फोर्स लगेगी, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और ये फोर्स किसके बराबर होगी, सेकंड लॉ से, ये तो ग्रेविटेशनल होगी, ये क्या होगी, ग्रेविटेशनल, और ये हमारा बेटा सेकंड लॉ वाला फॉर्मूला। ये फोर्स क्या करेगी, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो ये फोर्स हो जाएगी एम ए के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स है, अर्थ जो फोर्स देगी इस बॉडी को, वो इसकी क्या करेगी, स्पीड बढ़ाएगी ना। आप पत्थर को जितने ऊपर से फेंकोगे वो नीचे जाते हो तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा तेज होती है बेटा, तो इसकी स्पीड को बढ़ाएगी। स्पीड बढ़ाने मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स दे रही है, यही दे रही है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट, इक्वल कर देंगे ना, दोनों फोर्स एक ही बात है। और ये याद रखना, ये अर्थ को नहीं खींच रही बेटा, स्पीड किसकी बढ़ रही है, स्मॉल एम बॉडी की, तो बॉडी के लिए कर रहे हैं एम ए, और फोर्स कितनी लग रही है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो देखिए जी एम एम बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए एम एम कट गया, मास ऑफ बॉडी कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या आई बेटा, एक्सेलरेशन किसी भी प्लेनेट की क्या होगी, मतलब किसी भी बॉडी की प्लेनेट, जी एम बाई आर स्क्वेयर, जी एम बाई आर स्क्वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक्सेलरेशन का जी एम बाई आर स्क्वेयर। और ये मैंने आपको बता ही रखा है क्या क्या है, मास एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, रेडियस क्या है। तो बताओ, जो बॉल है, जो बॉल है या मार्कर है, जो भी बॉडी एम है, उसको हम नीचे फेंक रहे हैं, तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, बता दिया। कैपिटल एम मास ऑफ प्लेनेट या मास ऑफ अर्थ, वो भी फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं। और आर रेडियस ऑफ प्लेनेट या रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी फिक्स है। तो बेटा इससे आपने क्या जाना कि जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो इसी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, वो इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही। आप ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन जो है एम स्मॉल एम है ना, मास ऑफ बॉडी, कहां गया,
ये रहा m, स्मॉल m है ना मास ऑफ बॉडी, उसी पे डिपेंड नहीं कर रही। क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? जो इसकी एक्सेलरेशन है मतलब gm बाई आर स्क्वायर, ये अर्थ के लिए कितनी आती है पता है आपको? जब हम अर्थ के लिए वैल्यूज पुट करते हैं gm बाई आर स्क्वायर आती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको शायद रिकॉल हो रही होगी चीजें, 9th में भी पढ़ी आपने, 11th में पढ़ी है तो अच्छा ही होगा वैसे। तो ये आती है 9.8। ये 9.8 ना बेटा सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि मार्कर के लिए अलग है मेरे लिए अलग है, फोर्स अलग है। आप फिर से जानिए, चलो मैं दो चीज एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये होगा 50-100 ग्राम का, और एक पत्थर है या डंबल 5 केजी का, एक मार्कर एक डंबल, ठीक है। अब ये बताओ, आपको फिर से बता दो, मार्कर ग्राम्स में होगा 50-100 और डंबल 5 केजी। ये बताइए फोर्स किस पे ज्यादा लगाएगी अर्थ? फोर्स अगर आपसे पूछे फोर्स किस पे ज्यादा लगाएगी, तो ध्यान दीजिए फोर्स में बेटा मास आता है। फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या सेम है? देखो जी सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ सेम है, रेडियस ऑफ अर्थ सेम है। अब स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है, तो बताओ फोर्स किस पे लगाएगी? भाई स्मॉल एम तो वो 5 केजी और एक 50 ग्राम, जो डंबल है वो 50 केजी का है, 5 केजी का है, और जो मार्कर है वो 100 ग्राम्स का है। तो किस पे फोर्स ज्यादा लगेगी? डंबल पे। तो अर्थ फोर्स किस पे ज्यादा लगाएगी? डंबल पे। लेकिन आगे जानिए आप, अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? स्पीड बढ़ाती है। एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ाती है ना, बाइक की स्पीड एंड लाइक स्पीड पे डिपेंड करती है, जो जो स्पीड के फैक्टर को रखती है। तो एक्सेलरेशन में देखो जी क्या है बेटा, अब हम देखते हैं वही केस डंबल एंड मार्कर, जी तो सेम है दोनों के लिए, क्यों? कांस्टेंट है। एम मास ऑफ अर्थ ये भी सेम रहेगा, आर ये भी सेम रहेगा। तो ये तो बेटा डंबल हो चाहे मार्कर हो, एक्सेलरेशन तो उसकी सेम ही रहेगी। जैसे अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने सुना है कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसा थोड़ी है मार्कर के लिए, ये सबके लिए है बेटा, सबके लिए। मतलब मेरे लिए भी 9.8 रहेगी, मार्कर के लिए भी 9.8 रहेगी, डंबल के लिए भी 9.8 रहेगी। और कितना भी हैवी चीज आप ऊपर से छोड़ोगे, जैसे छत से फेंकोगे, सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रहेगी। तो इससे आप ये जानिए कि एक मार्कर था एंड ये लेफ्ट हैंड में मान लीजिए डंबल था, जो भी हैवी सी चीज थी 5 केजी की, ये मार्कर। अगर मैं इन दोनों को ऊपर से फेंकूंगा तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा? आप इसका आंसर बताइए। अगर मैं इन दोनों को ऊपर से फेंकूंगा, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम। और कितनी होगी? 9.8। जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी तो दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे। ये वैसे आपको पता नहीं होता, बहुतों को पता होता है, लेकिन आप चाहे ट्राई भी कर सकते हो। आप छत से ये अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नीचे फोन लगा लीजिए, छत से एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक मार्कर लीजिए, एक पत्थर ले लीजिए, दोनों को साथ एक टाइम पे ड्रॉप करना है आपको, और आप देखिएगा दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है दोनों के लिए। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर तो आजकल कंफ्यूज कर लेते हैं, आपको तो पता होगा, 9th के बच्चों को जो अच्छे लाइक जानते होंगे उनको पता ही होगा कि दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन आपसे वही क्वेश्चन को मतलब कॉम्प्लिकेट कर दे कि मार्कर और दूसरी तरफ वही डंबल, ये 100 ग्राम और वो 5 केजी, इन दोनों में फोर्स किस पे ज्यादा लगेगी? दोनों में फर्क है बेटा, फोर्स किस पे ज्यादा लगेगी? फोर्स डंबल पे ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स के टर्म में एम आर है, फोर्स मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रही है, तो फोर्स तो डंबल पे ज्यादा लगेगी। लेकिन एक्सेलरेशन में मास ऑफ बॉडी है ही नहीं, एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। इसको लिख लो, acceleration here doesn't depends on, या अपॉन कर लो, मास ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेशन तो डिपेंड करेगी नहीं, तो एक्सेलरेशन जब डिपेंड करेगी नहीं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों की वेलोसिटीज भी आगे सेम ही बढ़ेंगी ना। अगर बेटा मार्कर और डंबल दोनों की एक्सेलरेशन सेम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जनरली होती है अर्थ के लिए, तो दोनों की हर सेकंड पे स्पीड भी साथ ही बढ़ेगी, और हर सेकंड पे वो साथ ही नीचे आएंगे। इसके मतलब दोनों में पहले कौन नीचे पहुंचेगा? दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि प्लेनेट अर्थ या प्लेनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे आगे कोई पूछे कि एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट, दोनों को हम एक हाइट से छोड़े या रिलीज करें तो नीचे कौन पहुंचेगा? दोनों साथ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसके मास पर डिपेंड करती ही नहीं, एक्सेलरेशन फिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं, अभी हम जानेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अपनी अर्थ के लिए। ठीक है। एक और चीज हम जानते हैं कि बेटा एक पंख होता है और ये मार्कर, या पंख और पत्थर रख लेते हैं। पंख और पत्थर को जब हम नीचे फेंकते हैं तब नीचे पहले कौन पहुंचेगा? तब बेटा आपको लगेगा कि पत्थर नीचे पहले पहुंचेगा, पंख तो पहुंचेगा नहीं। बट इसके भी कुछ रीजंस है, आप जानिए। पंख जो होता है या कागज जो होता है, उसपे बेटा हवा का प्रेशर लग जाता है, एयर प्रेशर, इसलिए वो थोड़ा हवा में रुक जाता है, होल्ड हो जाता है, या थोड़ा सा उड़ने लगता है, इसलिए वो लेट पहुंचता है। ऐसा नहीं कि दोनों पे एक्सेलरेशन अलग लग रही हो। अब बेटा कागज है, कागज तो उड़ेगा भी ना, तो वो नीचे जल्दी नहीं पहुंचेगा एज कम्पेयर टू मार्कर, मार्कर सीधा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं दोनों में एक्सेलरेशन अलग लग रही है, कागज वाले फैक्टर में एयर प्रेशर आ जा रहा है।
लेकिन एक एक्सपेरिमेंट और आपको मैं बताता हूँ, अगर आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, वैक्यूम अगर आपने क्रिएट कर लिया और फिर आपने मार्कर और पंख, पंख जो समझ रहे हो ना, फेदर जो होता है, उसको दोनों को साथ छोड़ोगे ना तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। एंड ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव्ड भी है, आप देख भी सकते हो कहीं पे। तो अगर पंख और मार्कर दोनों को हम एक ही हाइट से छोड़ेंगे तो दोनों नीचे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, अगर वैक्यूम हो, निर्वात, ठीक है, वैक्यूम समझ रहे हो ना, जहां मतलब हवा ना हो, एयर ना हो, तो दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन एयर है तो पंख तो बेटा उड़ने लगेगा, इसलिए वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। लेकिन अगर एयर नहीं है तो वैक्यूम है, तो ये याद रखना, पंख भी, मार्कर या पत्थर, तीनों को अगर हम साथ छोड़ेंगे, एक पंख, एक मार्कर, एक पत्थर, तीनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे वैक्यूम में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपना ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ये तो सब प्लैनेट्स का हो गया ना बेटा, तो मैंने तो सब प्लैनेट्स का बता दिया, किसी भी प्लैनेट के लिए फोर्स, किसी भी प्लैनेट की आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, gm/r², ठीक है, ये किसी भी प्लैनेट का आप निकाल सकते हो। जुपिटर की ग्रेविटी ज्यादा होती है, मार्स की शायद कम होती है, नहीं किसी भी प्लेनेट के लिए। अब हम जानेंगे किसके लिए, अपनी अर्थ के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते आगे। तो ये तो होगी हमारी सारे प्लैनेट्स के लिए बात। किसी भी प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी बेटा, जी ए, इसको जी कर लीजिएगा बेटा, इसका सिंबल जी रहता है, MAMG, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सिंबल जी होता है, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन का ए होता है, लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देते हैं ना बेटा, तो ग्रेविटी आएगी, तो इसका सिंबल क्या बन जाएगा, जी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, जी का, ठीक है, जी इज इक्वल टू gm/r²। ये किसी भी प्लेनेट का हम निकाल सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कोई प्लेनेट हो जिसमें हम कहते हैं उसका मास ऑफ अर्थ से हाफ हो या रेडियस डबल हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कैसे होगी। ऐसे क्वेश्चन तो 9th में कर ही लिए होंगे आपने, हम लोग ने तो 9th में कर लिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अर्थ के बारे में जानते हैं, तो लिखिए अर्थ, ठीक है। तो बेटा अर्थ के बारे में कुछ चीजें आप जान लो, वैसे बेहतर है। सबसे पहला मास ऑफ अर्थ, बताइए क्या होता है मास ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का मास क्या है, पता है कितना है, 6 × 10⁻²4 kg। सोच लो कितना ज्यादा मास है, इसीलिए होल्ड कर पा रही है इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है हमारी, लोगों की, प्लांट्स की, एनिमल्स, उन सबका वेट होल्ड कर रही है। तो सोचो कितना वेट होगा आपका, 6 × 10⁻²4 kg। वैसे आपको जानना नहीं होता, लेकिन जान लीजिए, अच्छा है। अगला रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस समझते हो, अर्थ हमारी स्फेरिकल है, एवरेज रेडियस निकलता है हमारा, ये कितना होता है, देखो सिंपल सिंपल है, याद हो जाएगा। ये 6 × 10⁻24 kg, ये होगा 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ACCN भी लिख सकते हैं, इतना लंबा बार बार क्या लिखना, आपको क्लियर हो जाए, ACCN, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज, तो ये क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये होगा G इज इक्वल टू GME/RE²। ये MERE क्या है, अब ये मास था, तो मास ऑफ अर्थ, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। और G का मान क्या होता है, मैं फिर से आपको चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, G का मान होता है बेटा 6.67 × 10⁻11। यूनिट भी लिख देता हूँ, चलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी का मान। अब हमें क्या करना है बेटा, ऑन सॉल्विंग, अब आप लोग खुद से सॉल्व करना है इसको, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आप लेंदी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो ना। तो जब हम जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ रखेंगे 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस का रखेंगे 6400 किलोमीटर। लेकिन एक गलती आप कर दोगे कि रेडियस को आप किलोमीटर में नहीं रख सकते, आप हमेशा किस में रखना होता है, एसआई यूनिट। यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ाया था ना आपको, हर क्वांटिटी को उसकी एसआई यूनिट में रखना है। तो मास तो बेटा केजी में है, रख लोगे, ठीक, लेकिन रेडियस किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कैसे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, और उसका स्क्वायर है। तो रेडियस को आप किलोमीटर में ना रखना, किसमें रखोगे, मीटर में, और उसकी कैलकुलेशन करो, आपको प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है, मीटर में कर लेना। जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो पता है आपकी जी की वैल्यू आएगी अप्रोक्स इतनी आएगी, वैल्यू लिख देता हूं मैं,
जी की वैल्यू हमारी आती है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बेटा हम लोग एवरेज कितना मान के चलेंगे, बार बार, अब लेंदी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो 9.8 नहीं रख सकते ना, तो 9.8 को क्या रख दे बेटा 10, 10 भी एक ही बात है ना, दोनों में क्या फर्क है। तो सॉल्व करके हमारा जी कितना आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। याद रख लोगे, वैसे आपको पता ही होगा यहीं से स्टार्ट करते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पे आप आगे बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही वीक है बेटा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे लेंथी क्वेश्चंस में, क्योंकि जेई नीट इज गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये जान लीजिए। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते बच्चों के, आप करते जाओगे, बुक सॉल्व कर रहे हो, पीछे देख देख के करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज और बताता है आपको बेटा, जब हमने डेरिवेशन करी, जो भी हमने किया, तो हम लोगों ने अर्थ डिस्टेंस कहां से नापते हैं फोर्स की, सेंटर ऑफ प्लेनेट, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से मेरी जो दूरी है उसको हमने माना, और मैंने जो एच हाइट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में जो हाइट है वो बहुत कम होती है। अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, अब हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाए 10 किलोमीटर तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 6400 हो चाहे 6410, ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं वैल्यूज पे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जब बेटा हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं या जैसे कोई चीज एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तब ये जी 9.8 नहीं रहेगा, तब जी वेरी करेगा। अगर आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, खुद सोचो कि जितना मैं दूर जाऊंगा जी को तो कम होना ही है ना। जी बेटा है तो फोर्स का फैक्टर ना, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं भले ही हाइट कम है तो इतना वेरिएशन नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत ऊपर जाने लगूं जैसे सैटेलाइट्स की तरफ, स्पेस की तरफ, मतलब और हाइट्स पे जाऊं जहां पे ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट हमारी, तो जी एक्चुअल में होगा तो कम ही ना। अगर आपसे कोई पूछ ले सरफेस ऑफ अर्थ हो या ऊपर, जी कहाँ होता है, जी नीचे ज्यादा होगा, ऊपर जी कम होता जाएगा। ये हम आगे जानेंगे, बट आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए, दूर जाएंगे तो फोर्स कम होगी। ये तो हमने, ये जो हमने जी निकाले किसके लिए, फॉर हाइट्स नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के नियर हाइट है उसके लिए जी 9.8 रहेगा, ठीक है। बाकी जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ये वैल्यू भी हम ये लगा ही नहीं पाएंगे, जी को 9.8 या 10 रखेंगे ही नहीं जब ग्रेविटेशन करेंगे, क्योंकि हम उसमें स्पेस में भेजेंगे सैटेलाइट्स को या ऑर्बिट कराएंगे सैटेलाइट्स को, तब हाइट्स बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा। तब हाइट्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे बेटा आप मिसाइल्स मार रहे हो, इंडिया से पाकिस्तान में मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, तब जी 9.8 थोड़ी होगा, तब कितनी हाइट पे जाना पड़ेगा उस मिसाइल को इतनी दूर जाने के लिए, है कि नहीं। तब बेटा जी 9.8 नहीं होगा। जी 9.8 कब के लिए, फॉर सरफेस नियर टू द अर्थ, तो लिख लीजिए जी 9.8 किसके लिए, फॉर सरफेसिस नियर, फॉर सरफेसिस ना लिखिए बेटा, फॉर हाइट, कितनी हाइट्स के लिए, नियर टू सरफेस। आप ये कितना मान सकते हो, 50 किलोमीटर तक मान सकते हो, 50 किलोमीटर तक हम इसको कंसिडर करेंगे। कितना, 50 किलोमीटर बेटा, इतने में तो हो जाएगा, 6450 हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब 6400 किलोमीटर आपने बॉल को फेंक दिया या किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को फेंक दिया 1000 किलोमीटर ऊपर, तब थोड़ी बेटा वो फॉर्मूला वर्क करेगा। तब जी 9.8 आप फिक्स थोड़ी रखोगे, क्योंकि जी तो चेंज हो रहा है, जितना ऊपर जा रही है बॉडी जी चेंज हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है ना आपको, ये वैसे हम जानेंगे कौन से चैप्टर में जानेंगे, ग्रेविटेशन में, बट मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। तो जो जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब हम जो सॉल्व करेंगे, हम जैसे मार्कर को ऊपर फेंकेंगे, क्रिकेट की बॉल 6 मारते हैं, लाइक ऊपर जाती है, फुटबॉल को ऊपर मार रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकली हम करेंगे उसके लिए तो जी 10 ही रहने वाला है, क्योंकि वो इतनी हाइट पे तो हम फेंक ही नहीं पाएंगे। 50 किलोमीटर कहाँ फेंक लेंगे, या 100 किलोमीटर पे फेंक लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा बेटा, 6400 किलोमीटर, तो क्लियरली माउंट एवरेस्ट की हाइट ही आप देख लीजिए, 10 किलोमीटर तो वही है, उससे ऊपर कहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अब जी 10 रहेगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा, बता ही चुका हूं मैं लेक्चर में। तो बेटा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक स्टोन है, स्टोन मैंने पत्थर, जिसका मास है 5 kg, और मार्कर है, स्टोन का मास 5 kg, और मार्कर यही जो यूज कर रहे हैं इसका मास है 200 ग्राम। अब उससे काफी भारी है 5 kg, और कहा 200 ग्राम्स, 1 kg भी नहीं है। अब वो पूछ रहा है बेटा इन सबको हमने एक ही हाइट से छोड़ा, इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, जैसे मैंने अपने सेकंड फ्लोर या छत से मार्कर और पत्थर जो कि 5 kg के दोनों को छोड़ दिया, तो वो पूछ रहा है सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा, विच विल कम फर्स्ट टू ग्राउंड। तो पहला आंसर क्या होगा बेटा, आपको पता ही है, एक्सेलरेशन क्या है
फर्स्ट आंसर करते हैं। तो जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए। जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये फिक्स है। ये किसके लिए बेटा 9.8, क्या मार्कर के लिए कि स्टोन के लिए? ये दोनों के लिए, फॉर बोथ स्टोन एंड मार्कर। तो दोनों के लिए जी तो सेम ही है 9.8, मतलब दोनों एक ही एक्सेलरेशन से आने वाले। और एक्सेलरेशन मैंने आपको बताई थी प्लेनेट के टर्म्स में, एक्सेलरेशन बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे 5 kg हो चाहे 50 kg हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या है बेटा, सेम। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों सेम स्पीड गेन करेंगे। दोनों सेम स्पीड गेन करेंगे तो दोनों साथ नीचे एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचेंगे। मतलब कौन पहले पहुंचेगा, दोनों साथ पहुंचेंगे। तो बोथ विल रीच टुगेदर at same time, both will reach together at same instant भी लिख लो, at same time और instant भी लिख दो, मतलब साथ ही पहुंचेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है, क्लियर है ना, दोनों साथ पहुंचेंगे। क्योंकि बेटा जी फिक्स है ना, मैंने आपको बताया जी जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा मास ऑफ बॉडी पे। कोई भारी हो कोई हल्का है, उस पर जी डिपेंड नहीं कर रहा, जी तो फिक्स वैल्यू है जो अर्थ की आई थी हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को सेम एक्सेलरेशन लगेगी, दोनों साथ ही स्पीड गेन करेंगे और दोनों साथ ही नीचे पहुंचेंगे। तो मार्कर हो स्टोन, दोनों को एक हाइट से फेंकेंगे तो नीचे दोनों साथ पहुंचेंगे। तो पहला आंसर तो आपको क्लियर। सेकंड, फोर्स किस पे ज्यादा लगेगी, तो इसका आंसर 2 हम यहाँ करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आप याद होगा तो बेटा जी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर। लिख देते तो बेहतर रहता वैसे, चलो मैं कहीं अच्छी जगह लिखता, रुको। जी का फॉर्मूला हमने निकाला था ना, क्या आया था जी का फॉर्मूला, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप देखिए जी कांस्टेंट होता है, एम मास ऑफ प्लैनेट या अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें ये मास ऑफ बॉडी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो दोनों की जो जी आता था वो क्या आता था, देखिए जी सॉल्व करने में 9.8 आ रहा था, यही था ना। तो वो मास ऑफ बॉडी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगेगी, बोथ स्टोन एंड मार्कर, और दोनों साथ ही नीचे पहुंचेंगे। लेकिन बेटा जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, याद है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो बेटा जो मास है स्मॉल एम है वो किसका ज्यादा है, स्मॉल एम किसका ज्यादा है, स्टोन का ज्यादा है, हाई, ठीक है। तो एफ जो है, एफ मास पे डिपेंड कर रही है, एफ फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रही है, दिख ही रहा है आपको। जो फोर्स लग रही है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड कर रही है। तो बेटा जी तो सेम है दोनों के लिए, एम भी सेम है, रेडियस वर्क भी सेम है, बट एम डिफरेंट है। वो 200 ग्राम है, वो 5 kg है। तो 5 kg पे क्या बेटा फोर्स ज्यादा लगेगी, तो फोर्स जो होगी, फोर्स ऑन स्टोन क्या होगी, ज्यादा होगी फोर्स ऑन मार्कर से, ठीक है। तो दोनों आंसर्स हो गए। तो फोर्स कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, स्टोन, क्योंकि वो भारी है। एक्सेलरेशन किसकी किस पे, मतलब एक्सेलरेशन सॉरी नीचे कौन पहले पहुंचेगा, दोनों साथ पहुंचेंगे। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इमेजिन करना, ये स्टोन है, ये क्या है स्टोन, और ये है मार्कर। तो बेटा जब हम इसको नीचे फेंक रहे हैं तो स्टोन पे फोर्स ज्यादा लगाएगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंच रहे हैं, अगर मुझे दो चीजों को खींचना है, मैं अर्थ मान लो, मुझे दो चीजों को खींचना है, और एक बहुत भारी एक हल्की है, तो दोनों को सेम फोर्स से तो खींच के मैं एक साथ नीचे नहीं ला सकता ना, ला ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है। आप समझ रहे हो, मार्कर हो गया या स्टोन हो गया मार्कर, दोनों को अर्थ एक ही टाइम पे नीचे ला रही है, तो फोर्स तो उसको स्टोन पे ज्यादा देनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है इक्वल इक्वल फोर्स देगी तो दोनों साथ आएंगे, नहीं, स्टोन इज हैवी बेटा, स्टोन पे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अर्थ करती क्या, अगर आप सोचो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ एक्सेलरेशन सेम रख रही है, अर्थ या प्लेनेट जो भी है वो दोनों को साथ नीचे ला रही है, फोर्स तो डिफरेंट होगी। अगर बेटा भारी चीज को साथ नीचे नीचे ला रही है, 200 ग्राम की चीज, तो 5 kg पे फोर्स तो ज्यादा उसे देनी ही पड़ेगी। तो आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से सोचो, अर्थ क्या कर रही है, दोनों को साथ एक्सेलरेशन दे रही है, दोनों को एक साथ नीचे ला रही है। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं घर पे, दोनों को साथ नीचे ला रही है, बट उसको फोर्स तो ज्यादा देनी पड़ेगी स्टोन पे ना, तभी तो साथ नीचे ले पाएगी। इक्वल फोर्स से आप दो चीजों, आप अपने दोनों हाथों से दो चीजों को खींच रहे हैं, दोनों को साथ खींच रहे हैं, एक भारी है एक हल्की है, तो एक हाथ से ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी ना आपको। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ना। तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर है, इससे ज्यादा आप क्या ही एक्सप्लेन करें।
तो कौन नीचे पहले पहुंचेगा, दोनों साथ पहले पहुंचेंगे, दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि जी 9.8 है, ये फिक्स होता है बेटा, चाहे स्टोन हो, चाहे मार्कर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, जी क्या रहेगा 9.8। एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों साथ नीचे पहुंचेंगे, बट फोर्स जो हैवी ऑब्जेक्ट रहती है उस पर ज्यादा लगेगी, तभी साथ नीचे पहुंच पाएंगे, इतना तो सोचो ना। फोर्स किस पे ज्यादा रहेगी, स्टोन पे, वाई, क्योंकि उसमें फोर्स वाली फॉर्म में एम डिपेंड करता है, आप खुद ही सोच लो आप। तो ये आज इतने ही करते हैं हम, कल हम करेंगे मोशन इन 1D। अब बेटा जो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें हम मार्कर्स को ऊपर फेंकते हैं, लाइक बॉडी ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, अभी 1D वाले करेंगे हम, या ऊपर से मैं किसी मार्कर को नीचे छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा, तो ये वाले क्वेश्चंस अब हम करेंगे। और हम जान ही चुके हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, 9.8, क्या रहेगी 9.8। अब वैल्यूज गिवन भी नहीं रहेगी ग्रेविटी वाले केसेस में, वो वैल्यू 9.8 रहेगी, और यही वैल्यू पे हम सॉल्व करेंगे। और ये 9.8 कब रहती है, अर्थ के सरफेस के आसपास, नियर अबाउट 50 किलोमीटर, बस तब तक ही इसको हम 9.8 लेते हैं। वो छोड़ो, वो हम आगे जानेंगे ग्रेविटेशन में, इतने के लिए अब तक के लिए इतने ही करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।